Good morning to all of you. Good morning, ma'am. कविता, कोमल जी, मंगला जी, आप लोग क्या कर रहे हो? खो गई क्या? कुछ नहीं मैम। हाँ, ये आपकी वाणी नहीं सुनाई दे रही है, इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं, कुछ अलग कामों में बिजी हो क्या? नहीं मैम। नहीं मैम। हाँ, देखिएगा, कल जो हमारा ये होने जा रहा है संडे एक्टिविटी, उसमें हमने सर को इनविटेशन दे दिया है। जैसे कि आप ही का नहीं, सब मतलब जैसे क्लोजिंग रिलेशन होता है बच्चों के साथ, तो हमें एसवाई के बच्चों का भी कॉल आया, बहुत सारे बच्चों का कॉल आया कल कि मैम ये नोटिस आई हुई है। जैसे नोटिस आई बस वैसे कॉलिंग शुरू हो गए, और हम कल बिजी थे जिस कारण हम मोबाइल को देख भी नहीं पाए। तो हमने देख बताया उनको कि हम आपका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो सर को रिक्वेस्ट डाली है बिटिया हमने कि जितने भी पर्चे हैं आपके, नया सिलेबस है, 5 या 6 5 विषय लगते हैं ना आपको हिंदी के, कितने विषयों के साथ जुड़े हो? जी मैम, 5 विषय। 5 मैम। तो उन 5 5 हाँ, 5 विषय जुड़ते हैं तो पांचों विषयों का नॉलेज आपको परफेक्ट हो रहा है। सेकेंडली, आपके जो लेक्चर्स है दूसरे वाले जो आपने टीवाई में एसवाई में लिए थे, और उनमें से चूजिंग आपने जो किए हुए हैं, अभी हमारे बीच में ऐसे कितने बच्चे हैं कि जो लेक्चर्स केवल हिंदी के करते हैं या अंग्रेजी के करते हैं और बाकी के लेक्चर्स नहीं करते। मतलब ये है कि कन्फर्मली विषय भी बच्चों को पता नहीं है। ये स्थिति एसवाई की भी है और लगभग टीवाई की भी बच्चों की है ना। तो हमने कल संडे एक्टिविटी तो रखेंगे, लेकिन कैसे है, जैसे एक आ जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो उस प्रॉब्लम के अनुसार हम लोगों को चलना चाहिए। अधिकतर बच्चों की जो समस्या है उससे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो एसवाई के हो चाहे वो टीवाई के हो। ओके, तो आप सभी लोगों से गुजारिश है बेटा कि बहुत अच्छा नॉलेज आपको 1 घंटे में मिलता है, तो प्लीज आप जुड़िएगा, आप और अन्य लोगों को भी बता दीजिएगा, ताकि आपका जो नॉलेज है वो अपडेट रहे ही और रोका भी रहे। और एक सूचना, उसी सूचना में हमने पढ़ा कि वो जो टेस्ट रखवाएंगे उस टेस्ट को रिपीट नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब यूं कि आपको वो करनी ही करनी है, आपको वो जो एक्टिविटी है या जो टेस्ट देनी है वो देनी तो है ही है, लेकिन उसमें फेल भी नहीं होना है, और वो एक ही बार भरनी है। अ, अभी तक शायद आपने सर जी ने किया होगा ये प्रयास कि आपके माध्यम से 1-2 बार लिया होगा, तो हम गूगल इस फॉर्म में नहीं कर पाए, लेकिन अधिकतर हमने जो टेस्ट लेवल राइटिंग के तौर पर ली ताकि आपकी तैयारी हो जाए। तो वैसे राइटिंग का भी होता है, अभी धीरे धीरे गूगल फॉर्म के जरिए फिर आप लोगों के राइटअप करें, राइटअप के बाद आप उसे क्लासरूम पर अपलोड करें, ये सिस्टम चलेगा। पता नहीं कब तक चलेगा, हो सकता है कि नवंबर से हमारे कॉलेज स्टार्ट हो जाए, लेकिन बेटा फिलहाल तो आपका नॉलेज परफेक्ट होने के लिए हम लोगों ने ये कल का ये जो प्रावधान है ये रखा हुआ है ना। तो प्लीज आप कल जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपके जो प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, किसी को कुछ कहना है इसके बारे में? किसी को कुछ कहना है, आप कुछ कहना चाहते हो कि और कोई एडिशन होना चाहिए इस एग्जाम के साथ, एक्टिविटी के बाद, और कुछ आपको लगता है कि हाँ मैम हम ये भी कर सकते हैं, तो प्लीज बेटा ये मंच आपका है, आपके लिए है, आप बता दीजिएगा। कुछ नया एडिशन चाहते हो आप उसमें? सो गई क्या? नहीं मैम। हाँ तो बोलो तो सही, कुछ चाहते हो या नहीं चाहते हो? मैम, कल के एक्टिविटीज में ना हमें सिर्फ एग्जाम के समझा दो। हाँ तो उसी के लिए तो रखी है। अब समझने, आपको समझ नहीं आ रहा है बेटा कि हमने वही तो प्रयोजन रखा हुआ है कि कहीं ना कहीं बच्चे जुट जाएं, और ये प्रॉब्लम होती है कि सब बच्चे एकत्रित नहीं आते हैं, तो ये प्रयोजन है हमारा कि बस कम से कम एक्टिविटी का नाम रहे और सब हम लोग साथ रहें। ठीक है,
एग्जाम के बारे में सर को हमने इनविटेशन दिया है सर को, अभी सर ने देखा नहीं है मोबाइल पर। जैसे ही उनकी आ जाती है कि हाँ मैम हमें समय है, हम कर पाएंगे या नहीं, जो भी होगा तो हाँ तो होगा, जरूर होगा। सर मना नहीं करते हैं, अच्छे मतलब रखते हैं, सम्मान करते हैं, सभी सूचनाओं का आदर करते हैं। तो उसी हिसाब से हम उनको रिक्वेस्ट छोड़ दी है। स्वाभाविक सी बात है, सर उसे बहुत अच्छा उतारने की कोशिश करेंगे, प्रयास हमारा दोनों का वही होगा। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। कल की तासिका यहाँ तक ही आए थे ना हम, कहाँ तक आए थे? दुर्घटना से दुर्घटना तक हो गया था। मे, मेरी फांसी टॉपिक चल रहा है। मेरी फांसी, शतरंज के खिलाड़ी हो गया था। मेरी फांसी, ओके। अब देखिएगा कि हरिशंकर परसाई उनके एक अच्छे तपस्वी साधक के रूप में उन्होंने उसे आजमा लिया था। और मेरी फांसी यह जो है, यह देश के प्रजातंत्र के खोखलेपन पर प्रहार करता है। और खास तौर पर जनता को वही बोलना है जो सत्ता चाहती है। सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने पर फांसी दी जाती है, दूसरी तरफ दोषियों को फांसी देने में विलंब किया जाता है। ये तो हमारे भारत देश की दुर्गति है दोस्तों। इसके साथ कितने कितने अच्छे अच्छे विद्वान, कितने अच्छे अच्छे विद्वान जो है वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। जनता वही बोलती है जो सत्ता चाहती है, क्योंकि यदि हम सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो सही में उसे, उस व्यक्ति को पागल कहा जाता है या उसे सजा दी जाती है, फांसी दी जाती है। और यदि कोई दोषी व्यक्ति होता है ना तो उसे फांसी देने में भी विलंब किया जाता है। ये इसी व्यवस्था पर, इन विसंगतियों पर उन्होंने कड़ा और तीखा प्रहार किया। और इस संग्राम में अग्निशामक, अधूरा कुआं, केले का छिलका, बचाओ मुझे मेरी सरकार से बचाओ, इस प्रकार की तमाम ऐसी कृतियां हैं जो सरकार की जिम्मेदारियों को पर्दाफाश करने में वह कामयाब रही। अब देखिएगा इस प्रकार कई ऐसी रचनाएं इसमें हैं जो प्रशासन के विरोध में है, राजनीति के विरोध में है, उनकी विसंगतियों में सुधार लाना चाहते हैं। अब उन्होंने ये लिखने का उनका मूल प्रयोजन क्या था? तो महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई लेखक, जब कोई रचनाकार किसी एक साहित्य की विधा को लेकर प्रस्तुत होता है, किसी विसंगतियों को प्रस्तुत करता है, या प्रशासन के विरोध में या समाज व्यवस्था के विरोध में कुछ कहता है, तो कहीं ना कहीं वो उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। और उसका भरसक प्रयास यह होता है कि उसमें वो परिवर्तन कैसे लाए। हो सकता है कि उन्होंने उस जमाने में न जाने कितनी पीड़ाओं को देखा होगा, सहा होगा, भोगा होगा, जिस कारण उनकी जो अभिव्यक्त होने वाली जो रचनाएं हैं वह समस्यात्मक होगी, विसंगतियोत्मक होगी। और उन्हीं विसंगतियों का भोगा हुआ यथार्थ साहित्य उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत किया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। गिद्ध मंडरा राय, पूर्ण तांबेकर जी के 8 खंडों की श्रृंखला की यह चौथी कृति है। इसका प्रकाशन 2000 में राधाकृष्ण प्रकाशन से हुआ। दोस्तों आप देख रहे हो कि 1 मिनट का भी फुर्सत, उन्हें 1 मिनट भी वो निकम्मे नहीं रहे। मतलब कंटिन्यूअसली उनका जो राइटिंग में चल रहा है, इस रूप में भी चल रहा है क्योंकि वह संघर्ष में थे। और उन्होंने बता भी दिया, अपने वक्तव्य में बता दिया कि मेरी जितनी रचनाएं हुई इस संघर्ष का प्रतीक रहे। मतलब जीवन में संघर्ष आया, बस उसे उन्होंने लिख दिया। किसी समाज व्यवस्था ने उन्हें प्रताड़ित किया, उस समाज व्यवस्था का जीवंत चित्रण उन्होंने उन रचनाओं में करवा दिया। ये नहीं है बेटा कि उन्होंने बस लिखने के लिए लिख दिया। कई लोग होते हैं ऐसे, ऐसा मानते हैं कि बस ये तो लिखते ही रहते हैं। तो उनके लिखने के पीछे का जो प्रयोजन था वो कितना क्लियर था, वो समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे थे। इतना ही नहीं, जो उन्होंने भोगा था अपने जीवन में, चाहे वह अध्यापकीय जीवन हो, चाहे वह प्रशासनिक जीवन हो, चाहे वह कॉलेज का उनका अपना स्टॉफ हो, उन्होंने स्टॉफ रूम तक की बातें शेयर की कि कैसे स्टॉफ रूम, मतलब ये उन्होंने उन रचनाओं के जरिए अभिव्यक्त करने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने भोगा हुआ यथार्थ था। अब हम नहीं मानेंगे उसमें कि कोई काल्पनिकता है, क्योंकि काल्पनिकता का दायरा संघर्ष में नहीं आता। यदि हम प्रेमचंद जी के साहित्य को लेते तो प्रेमचंद जी के साहित्य में कहाँ हमें कल्पना दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, क्योंकि प्रेमचंद जी का जो साहित्य है, यह प्रेमचंद जी का साहित्य आह का साहित्य है।
वहां का साहित्य नहीं है दोस्तों। लेकिन जब भी हम प्रेमचंद जी के साहित्य को पढ़ते हो, पुण्तांबेकर जी के साहित्य को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के साहित्य में हमें समानता दिखाई देती है। कैसे समानता बता सकते हो आप लोग? कैसी समानता है प्रेमचंद जी में और पुण्तांबेकर जी में? इन दोनों के साहित्य में कैसी समानता हम लोग दिखाई दे रही है? प्लीज एक्सप्लेन इट। सुनेराम बनबती है केवल, आज बड़ी हरियाली दिखाई दे रही है भैया, 8 लोग हैं, क्या बात है, टेस्ट के दिन आ गए। प्रियंका जी सुन पा रही हो बेटा आप? प्रियंका जी क्या सुन पा रही हो? मोबाइल रख दिया है शायद किसी कोने में। जी मैम, हाँ मैम, यस मैम। चलो प्रेजेंट ही दे दो कविता जी। कोमल, मंगला, प्रियंका, उजाला, वैशाली, विद्या। जुड़े हैं सब लोग। विद्या, ओके है विद्या जगह पर। कोमल, जी मैम। मंगला, यस मैम। प्रियंका, प्रियंका, उजाला, जी मैम। वैशाली। जी मैडम। ओके है, सारे लोग हैं प्रियंका को छोड़कर। हाँ, हमारा सवाल बेटा आपके लिए ये था कि प्रेमचंद जी के साहित्य में और पुण्तांबेकर जी के साहित्य के अंतर को या समानता को क्या आप समझ रही हो? देखिए, प्रेमचंद जी ने जिस प्रकार के साहित्य का निर्माण किया, वो अपने समाज के माध्यम से उन्होंने कई कृतियों का निर्माण किया। हम उनके निर्मला उपन्यास को देख सकते हैं, गोदान को, गबन को, कहीं पर भी उन्होंने आह्लादिता या प्रेम का या किसी जगह पर दोनों मिल रहे ऐसा चित्रण ही नहीं किया। यदि हम लोग उनके उपन्यासों को, उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, हर कहानी उनकी दर्दनाक, हर कहानी में रोना, मतलब चाहे वह कफन ले लो या चाहे वह बेटी का धन ले लो या चाहे और कोई कहानी ले लीजिएगा आप उनकी। अभी अभी आई ना वो कहानी, बड़ी रोमांचक, इतना मतलब उसमें उन्होंने दर्द छिपा हुआ है उस कहानी में। वो कहानी याद नहीं आ रही है हमें, कि जिस कहानी का अंत अत्यंत दारुणिक एवं कारुणिक हो गया है। दुखी और झुरिया नाम है उसमें। तो ये जो कहानियां वो लिखते हैं, तो उन कहानियों के पीछे दर्द को समझिएगा आप, कि उस कहानी का दर्द क्या है। और पुण्तांबेकर जी के दर्द को समझिएगा, कि दोनों का जो दर्द है ना वो एक जैसा है। क्योंकि उन्होंने, प्रेमचंद जी ने दूसरे लोगों के, नारियों के प्रति जो संवेदना रखी, लेकिन यहाँ पर पुण्तांबेकर जी ने स्वयं साक्षात भोगा उस यथार्थ को, उस अनुभूति को उन्होंने स्वयं फील किया। और जिस फीलिंग के जरिए वो अपने आप में अभिव्यक्त दे पाए, कि चलो प्रशासन ने उन्हें यह धोखा दिया तो प्रशासन के विरोध में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। प्रशासन के विरोध में उस समय में तो वो कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि जिसकी रोजी रोटी खाते उसके विरोध में नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन जरूर लिख तो सकते हैं। आज नहीं तो कल छप कर आएगा, समाज को तो वो यथार्थ चित्रण दिखाई देगा कि हमारे साथ हमारी समाज व्यवस्था ने, हमारे साथ हमारी प्रशासकीय व्यवस्था ने ये कार्य किया। तो देखिएगा कि यह हुआ, उनकी व्यंग्य रचना का परिणाम यह निकला था कि उनका जो दुख था, उनका जो दर्द था, वह समाज के प्रति था, समाज को अवलोकित करने के लिए था, समाज को परिवर्तित करने की दिशा थी। जो कार्य प्रेमचंद जी ने अपने युग में किया, पर आधुनिक युग में रहने वाले, विराजमान होने वाले हमारे जो भाषा वैज्ञानिक रहे, उन्होंने भी यह कार्य किया। समझ में तो आ रहा है बेटा आप सभी लोगों को कि हम ही अपनी बड़बड़ करते जा रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है? बहुत कम आवाज आती है आपकी, ऐसा नहीं होना चाहिए। 13वां डिनर, अब देखिएगा ये बहुत बड़ा है, जिसकी चर्चा हम लोग गीत मंडरा रहा है या कर चुके हैं। इसमें कौन कौन से विषय की व्यापकता को प्रस्तुत किया है, तो रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न समस्याओं से जूझते मनुष्य को केंद्र में रखकर व्यंग्य का सृजन किया। और फिर अब विभिन्न समस्या, फिर ये समस्या एक नहीं है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है, राजनीति, भ्रष्टाचार, दूषित व्यवस्था, प्रशासन, बेरोजगारी, दहेज प्रथा, उच्च वर्गीय संस्कृति का खोखलापन, इन समाज
मानसिक समस्याओं के साथ साथ साहित्य में व्याप्त विसंगतियों का भी चित्रण उन्होंने किया। शीर्षकीय रचना में शिक्षा जगत के भ्रष्टाचार का चित्रण किया। संस्था चालकों द्वारा अध्यापक एवं प्रधानाचार्य को अपने शिकंजे में पकड़कर रखने की वृत्ति का पर्दाफाश किया। हमने बोल दिया ना बेटा आपको कि उन्होंने जो बातें बताई, नेक्स्ट वाक्य आपको इतना मतलब उन्होंने क्या बताया, देखिए उन्होंने ज्ञानदाताओं की स्थिति बैल जैसी की है, जिसके कारण शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। अब देखिए ये तो हम अपने शब्द अपने वाक्यों को अपनी पॉकेट से तो नहीं कहना चाहते, ये जो है जैसा है यह आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, और जो उन्होंने बताया है, जो उन्होंने लिखा हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपको एकोत्तरीय प्रश्न मंजूषा में प्रश्न ऐसा भी पूछा जाए कि संस्था चालकों द्वारा अध्यापक एवं प्रधानाचार्य को शिकंजे में पकड़ने का प्रयास किस कृति में किया गया, तो आपको आना चाहिए गिद्ध मंडरा रहा है। क्योंकि अधिकतर उनकी रचनाओं को जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं बेटा, वैसे वैसे उन्होंने हर जगह पर उन्होंने शिक्षा के प्रहार, शिक्षा पर प्रहार किया, उसकी समाज व्यवस्था पर प्रहार किया, प्रशासन व्यवस्था पर प्रहार किया। तो जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने फील किया, जो उन्होंने अनुभव किया, बस उन्होंने अपने संघर्ष गाथा को अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। बस इतना ही याद रखिएगा। 13वां डिनर। अब देखिए अभी तो लंच भी नहीं, ब्रेकफास्ट का समय और हमें डिनर मिल रहा है, कोई बात नहीं डिनर कर लेते हैं। सन 2002 में राधाकृष्ण प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित 13वां डिनर में कुल 125 रचनाएं संकलित हैं। शीर्षक से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें आस्वाद की प्रवृत्ति होगी। देखिएगा कि अलग अलग विषयों को लेकर जब कोई व्यक्ति लिखता है तो उसमें बड़ा मजा आता है। जैसे फ्लैट मैटर होता है, अब आप लोग बड़े बहुत इतने बड़े नहीं हुए हो कि आप फ्लैट मैटर को समझ पाए। फ्लैट मैटर समझते हो क्या आप, क्या होता है फ्लैट मैटर? आप में से कोई 7 लोग जुड़े हैं, तो 7 में से कोई जानता है कि फ्लैट मैटर क्या होता है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा यार। नहीं मैम। नहीं मैडम। हाँ तो चलो हम आपको समझा देते हैं फ्लैट मैटर क्या होता है। जैसे देखिएगा कि एक बुक हमने लिखी, विद्या ने एक बुक लिखी, और विद्या को ऐसा लगता है कि मेरे इस बुक को कुछ न्याय मिलना चाहिए, है ना। तो विद्या की लिखी गई बुक विद्या अपने पास नहीं रखेगी। विद्या की लिखी गई बुक पर एक तो रूपाली मैम उसे अच्छी लगती हो, या रणखांबे सर जी उन्हें बहुत अच्छे लगते हो, तो जो व्यक्ति उन्हें अच्छा लगता हो, या जिस विषय का एरिया देखकर, जिस मतलब जिस विषय को रखा गया है, जैसे भाषा विज्ञान होता है या काव्य शास्त्र सर पढ़ाते हैं, या हिंदी साहित्य का इतिहास होता है, तो हिंदी साहित्य की कविता का यदि होता है तो सर ने बहुत अच्छे से उससे फ्लैट मैटर दे सकते हैं। जिससे उस विषय की अभिरुचि अधिक होती हो, वह व्यक्ति फ्लैट मैटर लिखता है। मतलब आपके घर में यदि कोई बुक पड़ी होगी तो उस बुक के पहले पेज पर, है ना, पहले पेज पर एक छोटा सा फ्लैट मैटर लिखा होता है, और उसके नीचे लिखा होता है किसी एक अन्य विद्वान का नाम। तो ये और कुछ नहीं है, दैट्स कॉल्ड फ्लैट मैटर। होता है आपके पास बुक तो आप देखिएगा, आपको यकीन हो जाइएगा। और यदि नहीं होता है तो जैसे कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा वैसे आप हमें पूछोगे कि मैडम फ्लैट मैटर हमें दिखाए, तो हम आपको दिखा पाएंगे। तो उसे फ्लैट मैटर। तो देखिएगा कि इस विषय को 13वें डिनर को प्रस्तुत करने में वो अपने फ्लैट पर क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। पाठक अपने संग्रह में रखकर बार बार इसके बौद्धिक डिनर का आस्वाद लेना चाहेगा। ये वो डिनर नहीं है जो चलते चलते या समूह में निपटा लिया जाता है। देखिएगा कि जो डिनर की बात हम करते हैं, जिस खाने की बात हम भी करते हैं ना, आपको अधिक बार हमने आपको खाने की बारे में बताया कि आज आप खाना खाकर नहीं आए, मतलब खाना आपको वो नहीं जो आपकी मम्मी आपको परोसती है, वो खाने की बात हम करते हैं जो हम आपको देते हैं। बताया था इसके पूर्व, हमने इसके साथ शेयर किया था आपको, ये शब्द आपको याद आ रहे हैं कि वो खाना नहीं है जो आपकी मम्मी आपको देती है? याद आ रहा है बेटा?
ठीक है, आप कोई स्टडी में आप लोग, हाँ, स्टडी की बात ही बता रहे हैं ना, कि जैसे आपको स्टडी बताया। मटेरियल मैम। हाँ जी, स्टडी मटेरियल ही की बात करते हैं, कि आपको जो खाना हमने परोस दिया है, उस खाने को क्या आप लोग खा पाए क्या? देखिए, खाना बनाने का प्रयास माँ का होता है। खाना बनाती वो है, बाजार से लेकर वो आती है, बनाती वो है, खिलाती वो है, लेकिन यार डाइजेस्ट करने का काम तो आप लोगों को करना पड़ेगा। और डाइजेशन सिस्टम जो है ना, वो अभी तक इस परमात्मा ने वो सिस्टम नहीं बनाई कि डाइजेस्ट भी वो बच्चों का माँ ही करवा दे। और वो यदि होता ना, तो आप लोग ना तो खाना खाते और न ही आप पढ़ाई करते हैं। अब आपके मम्मी की बात को भूल जाइए, आप उस खाने के बारे में चित्त मत डालिए। आपकी जो मम्मी खाना बना रही है उसमें आपको चित्त डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको इस मम्मी के खाने की बात की याद करनी है, जो आपको परोस दिया है, आपके गूगल क्लासरूम पर डाल दिया है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया, उस खाने की बात कर रहे हैं। ये कितने ऐसे मेरे बच्चे हैं कि जो खाना खाते अपने हाथों से और अपने आप पचा लेते हो, डाइजेस्ट कर लेते हो। अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से चबा चबा कर खाओ, ताकि आपको डाइजेस्ट हो पाए। अब डाइजेस्ट कैसे किया जाए ये भी आपको हमने बता दिया। ठीक वैसे ही अब आ जाइएगा यहाँ पर। तो 13वें डिनर में उन्होंने जो विदेशों में रहने वाली जो संस्कृति है, उसे कैसे अपनाया है। जो झूठा बड़प्पन होता है, रईसी अंदाज होता है, दिखावा लोग करते हैं, मानवता के प्रति जो असंवेदनशीलता होती है, इसे देखकर पूर्ण तांबेकर जी जैसे भावुक रचनाकार उस पर करारा व्यंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया वो अत्यंत भावुक प्रवृत्ति के हैं। और भावुक के साथ साथ उनमें स्पष्टवादिता भी आती है, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो व्यक्ति सेंसिटिव होता है, उस व्यक्ति का लोग फायदा बहुत बढ़ावा देकर ले लेते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जो व्यक्ति भावुक होता है, सेंसिटिव होता है, तो बोलते चले जाए, कुछ भी कहते चले जाए, तो कुछ नहीं, ना भी बोले तो भी कुछ नहीं करता। और ऐसे इंसान का गैर प्रयोग जो है वो बहुत लोग कर लेते हैं। तो ऐसे हमारे पूर्णतांबेकर जी जो थे, अत्यंत भावुक रचनाकार के रूप में दिखाई देते हैं। और उन्होंने अपने इस संग्रह में सांप या रस्सी, सूत्रधार, दो काके, अनावर, भंग पिस रही है, बाजारू, इस प्रकार की रचनाओं में राजनीतिता की स्वार्थी प्रवृत्ति, देशभक्ति का खोखलापन, अवसरवादी प्रवृत्ति, नेताओं की भ्रष्टाचारी वृत्ति, इस पर व्यंग का प्रहार चला। फाटक पर, दफ्तर में नींद, इन रचनाओं में कार्यालयीन कर्मचारियों की दफ्तरशाही पर प्रहार किया। मतलब एक भी कोना उन्होंने अछूता नहीं देखा है। आप लोग देख रहे हो दोस्तों कि कितनी बार उन्होंने राजनीति पर कड़ा प्रहार किया, प्रशासन व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया, या हम कहें कि मैनेजमेंट के लोगों पर, मतलब जो संस्था चालक होते हैं, उन्होंने अध्यापकों को और प्रिंसिपल को किस प्रकार के अपने चंगुल में फंसा लिया, उसका उन्होंने प्रहार किया। इतना ही नहीं तो कार्यालयीन कर्मचारियों के दफ्तरशाही पर भी उन्होंने प्रहार किया। मतलब कई दफ्तरों में यह पाया जाता है, कि ऑफिस में यह पाया जाता है कि कर्मचारी वर्ग अपना ठीक ठाक ढंग से कार्य नहीं करते हैं, और जिस कारण किसी एक व्यक्ति पर अन्याय हो जाता है। किसी ने मांग लिए कागज और बस उसे दे दिया, और पता नहीं उसने कितने चेंज कर दिए, उसमें क्या परिवर्तन कर दिया, इसकी कोई पहचान उस कर्मचारी लोगों को नहीं रहती, और खामखा किसी एक गरीब की जिंदगी के साथ खेला जाता है। तो यह कई प्रकार के दस्तावेज होते हैं दोस्तों, क्योंकि यह कर्मचारी जो है यह कार्यालय में रहते हैं, और जो नींद लेते दफ्तर में नींद, इस प्रकार की कई रचनाएं उनकी देखिएगा आप, कि जिसमें उन्होंने कड़ा तीखा प्रहार किया है। ऐसा लग रहा है कि बस उनकी हर रचना को पढ़ ही ले। जिस रचना के माध्यम से इस प्रकार की कई सरकारी योजना है, उनकी स्थिति का पर्दाफाश करने का प्रयास किया जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने उन गरीबों का जैसे शोषण किया जाता है, सामाजिक विसंगतियों को उन्होंने चित्रित किया। साहित्य में वो शक्ति होती है, साहित्य में वो शक्ति है जो विश्व क्रांति की भावना को जन्म देती है। देखिए, ये आप ही के यहाँ से लिया गया, हम हमारे पॉकेट के कोई वर्ड नहीं डालना चाहते, अदरवाइज मत ले लीजिएगा कि मैडम ये क्या कह रही है, लेकिन ये हमारे पॉकेट के वर्ड बिल्कुल नहीं, ये जो है यह आप ही के लिए बनाया हुआ है और आप ही का है। कहा जाता है कि साहित्य समाज को दिशा देने का उत्तरदायित्व निभाता है, किंतु वर्तमान साहित्य की विसंगति के चक्रव्यूह में फंसा दिखाई देता है।
वर्तमान जो साहित्य है वह विसंगति के चक्रव्यूह में फंसा हुआ दिखाई देता है। अब देखिएगा कि जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य और जो विसंगति है या शिक्षा जगत की विसंगति है या प्रशासनिक जगत की विसंगति है या अधोन्नति के रूप में जो आर्थिक स्थिति है या मूल्यों का जो अधपतन होता है उसकी ओर, राजनीति की ओर किस प्रकार से इनका चित्त केंद्रित करने में हमारे पूर्णतः अम्बेडकर जी अपनी जो परिणाम है वो क्या निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि राजनीति के कारण छात्रों के नतीजों में परिणाम। अब ये भी तो है कि कई प्रकार की राजनीति होती है और उस राजनीति में छात्रों के परिणामों पर असर होता दिखाई देता है। अध्यक्ष का कुत्ता में शिक्षा क्षेत्र के भ्रष्टाचार पर प्रहार किया। अब देखिए, कुत्ता तो एक मात्र ऐसा प्रयोजन है, कुत्ता तो मात्र एक हम कहे प्रतीक है कि जिस कुत्ते के जरिए उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार होता है उसे अभिव्यक्त किया हुआ है। अब ऐसा कैसे हो सकता है यार कि एक ही व्यक्ति है लेकिन एक व्यक्ति को लिखने के जो उसके एंगल है वो कितने डिफरेंट है ना। मतलब उन्होंने कितना अलग ढंग से लिखने का प्रयास किया। अब और इसी के साथ वो बताते हैं कि प्रस्तुत संग्रह की कुछ रचनाएं प्रयोगात्मक हैं जो अत्यंत मौलिक एवं चिंतन परक है। देखिएगा कि जो से मौलिक चिंतन की बात करते हैं हम कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण एक नयापन होता है। अब देखिएगा कि जैसे उन्होंने लिख दिया है, कब का लिखा है या उस समय में लिखा हुआ है और किसके संदर्भ में लिखा है, यात्रा सन 2084। इस व्यंग निबंध में लेखक की भविष्य की दृष्टि को परखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अब 2020 चल रहा है, दुर्भाग्य से, अत्यंत दुर्भाग्य से सर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने हम सबके लिए 2084 कैसे रहेगा, शायद उस समय में हम भी जीवित रहते या न रहते पता नहीं, लेकिन ये साहित्य उनका अजरामर है दोस्तों। पता नहीं ना, शायद हम भी बूढ़े हो जाए और हम भी उस युग में रहे या न रहे, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ आप लोग जरूर जीवित रहेंगे दोस्तों। और हमें आशा है कि आप में से कई लोग उस समय में जीवित रह के हमारा उदाहरण उस जगह पर दोगे। जैसे अभी कल की तासिका में किसी ने बोला था अंधेर नगरी के बारे में, मुझे याद नहीं आ रही वो बच्ची कौन है, लेकिन बताया जरूर था कि 12th में बताया गया 3 साल हो गए और तीन नहीं, हाँ 3 साल हो गए ना, FY फिर भी वो जैसे उन्होंने बताया, उसने कहा था या अंधेर नगरी की बात चल रही थी मुझे नहीं पता। उसने कहा था, किस बात चल रही थी मैम? किसकी? उसने कहा था कि बात थी, उसने कहा था जी। तो देखिए, जैसे विद्या। आप इतने होशियारी से उसे एक्सेप्ट करते हो बेटा, ठीक उसी होशियारी के साथ यदि आप आज की मेंटेलिटी बहुत अच्छे से रखते हो तो आपको ये बात आपके बच्चों को समझाने के लिए काम आएगी कि हमें हमारे मैम ने शंकर पुंतांबेकर जी को पढ़ाया था और उस समय में 2020 में जब हम टीवाई की क्लास में थे तब हमें 2084 में क्या था उसके बारे में सर ने जो लिखा था उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जिसमें सन 2084 तक केवल मशीन का युग आएगा, ऐसा नहीं तो मनुष्य स्वयं एक मशीन बन जाने की संभावना को चित्रित किया है। फिर भी लेखक आशावादी और शाश्वत मूल्यों पर विश्वास करते हैं। इस तथ्य को एक परास्त कथा, अनावरण और लोक खेल आदि में उन्होंने अभिव्यक्त किया। दोस्तों, ये मशीनी युग है और हम और आप क्या कर रहे हैं, इस मशीन के माध्यम से बात कर रहे हैं। इसलिए तो हम आपको बार बार बोलते हैं ना कि दीवारों से टक्सी टकरा रहे क्या, ये इंटरनेट से टकरा रहा है क्या। हमें जीवंतता चाहिए यार, हमें वो जीवंतता चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ बात कर पाए। और ऐसा नहीं है कि हम आपको बात करते समय हमें बड़ा मजा आता है, बिल्कुल नहीं, हमारा समय उसमें चला जाता है, लेकिन हमें प्रमाण मिल जाता है, हमें मौलिकता आ जाती है कि नहीं हमारा लेक्चर्स रियल में चल रहा है। जैसे प्रियंका जी जुड़े हैं लेकिन प्रियंका जी की आवाज ही नहीं सुन पा रहे हैं। प्रियंका जी अभी आ गए क्या आप? देखिए, ये है ना साक्षात प्रमाण। प्रियंका जी, सिस्टम प्रॉब्लम होगा तो रेज हैंड कर दीजिए यदि हमारी आवाज को सुन पा रही हो। देखिए, उनका रेज हैंड भी नहीं है और नहीं वो हमारी बात को सुन रही है, मतलब तय है कि उन्होंने मोबाइल को ऑन कर दिया, लेक्चर ऑन कर दिया और सोई है या शायद किसी काम में बिजी है।
कम से कम व्यक्ति बात नहीं कर पाता है तो रेज हैंड तो कीजिए, चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा यार, नहीं कुछ होता है तो चैट बॉक्स हम ओपन कर सकते हैं और आपका नाम लिख, हाँ बता सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो भी नहीं है। अब समझ गए होंगे आप लोग क्या समझना है। तो यही है मशीनी युग, इसे मशीन युग कहते हैं कि ऐसा ही तो है, मनुष्य अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाता है, मनुष्य मशीन के जैसा बर्ताव करता है। मशीन के जैसा बर्ताव करना मतलब क्या, कि हम अपने मूल्यों को खो देना, अपनी संवेदनाओं को खो देना, अपनी भावनाओं को खो देना। तय है दोस्तों कि जैसे 2084 आएगा तो 2084 में क्या होगा कि मनुष्य स्वयं एक साक्षात मशीन बन जाएगा, मतलब रोबोट बन जाएगा यार। वो अपने आप को प्राप्त नहीं कर पाएगा, अपनी शाश्वत मूल्यों पर विश्वास नहीं कर पाएगा। वो लोग उन्होंने एक आशावादी जो प्राप्त किया कि हमें समाज से जो आशा लेनी है, जो शाश्वत मूल्यों को स्वीकार करना है, वो नहीं कर पाएंगे। हम क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मशीन होगी है। मशीन में जीवंतता थोड़ी होती, मशीन तो बस मशीन का कार्य करती है। अब मशीन ने हम लोगों को जोड़ दिया दोनों को, लेकिन इसमें जीवंतता नहीं आएगी ना। यदि आप लोग बोलोगे नहीं तो इसमें जीवंतता नहीं आ सकती, मशीन में जीवंतता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन मनुष्य के उस मशीन के साथ जो मनुष्य जुड़े हुए हैं, उस मनुष्य के साथ दोनों का तादात्म्य जरूर हो सकता है। उजाला है, वैशाली है, विद्या है, मंगला है, कोमल है, और कौन है, कविता है। तो इन बच्चों के साथ हम जुड़ सकते हैं, इन बच्चों के आशावादी व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं, इनके शाश्वत मूल्यों को समझ सकते हैं। लेकिन प्रियंका जैसे व्यक्ति यदि हमारे साथ इस मशीन के साथ जुड़ते हैं तो भी हम प्रियंका अब मशीन बन गए। प्रियंका जी फिर भी सुन पा रही हो? देखिए प्रियंका जी, क्या आप हमारी वाणी को सुन पा रही हो? मतलब निश्चित ही है कि प्रियंका जी अब मशीन बन गई है। अब इस मशीन के साथ हम क्या संवेदना व्यक्त करें? कुछ नहीं कर सकते। तो ये है बेटा साक्षात प्रमाण, और कुछ प्रमाण नहीं कर सकते, दे सकते। ओके, समझ गए होंगे मेरे अच्छे बच्चे हैं। कटआउट इतना तो समझ में आया बच्चा आपको? जी मैम। किसी को कोई सवाल? बोलते जाओ यार। नहीं मैडम। ओके, वेरी गुड। हाँ वैशाली, वैशाली आपकी आवाज और जोर से बोलो बेटा आप। क्या मैडम? वैशाली आपकी रोज आवाज बहुत कम आती है, आज आपने घर चेंज कर लिया कि जगह चेंज कर ली, बताओ मुझे। नहीं नहीं मैडम, सर्दी हुई। नहीं, लेकिन आपकी आवाज आज बहुत अच्छी आ रही। सर्दी हुई, कोरोना मत निकालिएगा घर पर, है ना। सर्दी है तो गर्म पानी पीजिए, डेली गर्म पानी पीजिए सब लोग, अकेली वैशाली नहीं, जी सब। मैडम। हॉट वाटर मतलब गुनगुना पानी भी नहीं होना चाहिए, हॉट वाटर होना चाहिए आपके साथ, उस बोतल में होना चाहिए जो होता है हमेशा, है ना। ठंडा पानी बिल्कुल मत खाइए। हाँ, इमली मिलती है इन दिनों में, मुंह में पानी आता है, लेकिन उस पर कंट्रोल कीजिए। उसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है, वो खाइए। केवल इमली खाने से काम नहीं होगा, उससे ज्यादा कवरिंग नहीं होगा आपका। हाँ, चलिए, तो आज आपकी आवाज दबी दबी से आती थी बेटा अब तक, लेकिन आज आपकी आवाज बहुत ही क्लियर आई। ओके, अच्छा लगा। कटआउट सन 2002 में राधा कृष्ण प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। प्रस्तुत संग्रह में 125 रचनाएं संकलित है। शंकर पूर्ण तांबेकर का व्यंग औरों से सर्वथा अलग है। इस मायने में अलग है कि यहाँ कोई निरर्थक बात नहीं, कोई निरर्थक शब्द नहीं। यह जीवन की गहराई में जाता है और अपनी बात उतनी सहजता से कहता है। देखिएगा कि जैसे हम आपको बता चुके, एक समांतर यह जो प्रस्तुत रचना उन्होंने की, ठीक उसी प्रकार उन्होंने कटआउट यह जो रचना है 2002 में राधा कृष्ण प्रकाशन से की, और इसमें 125 रचनाएं संकलित है। अब इस पर भी क्या है, तो इस पर राजनीति का व्यंग गहरा प्रभाव डाल दिया। कैसे? तो इस संग्रह की प्रतिबिंब मरने तक, नेताजी की नाक, जब वे आते, छात्र, काट फेंको, 2.5 दिन का, आदि रचनाओं में राजनीति की स्वार्थ प्रवृत्तियों का चित्रण किया।
अपनी अपनी बिरादरी में सच्चाई का सामना करने वाली विद्रोही नारी का दमन किया। वर्तमान राजनीति में समाज पाखंड, शोषण, भ्रष्टाचार, अनैतिकता आदि का उन्होंने प्रहार किया। अब देखिए किस प्रकार के प्रहारों पर प्रहार करते जा रहे। आपको नहीं लगता यार कि इस प्रकार के प्रहार वो करते जा रहे, तो क्या उन्होंने अपने समय में इतने प्रहार किए जितने प्रहार कबीरदास जी ने अपने समय में किए थे? याद आ रहा है आपको कबीरदास जी का हर वाक्य? यार वो जब हिंदुओं की गली में जाते थे तो कह देते थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर पढ़े सो पंडित हो, कहलवा दिया उन्होंने, पंडितों के विरोध में कहलवा दिया। और उन्होंने जब मुल्लाओं के साथ में चले जाते थे तब भी कहते थे, दिन भर रोजा रखते रात नते गाए, तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। मतलब दोनों जगह पर उन्होंने अपना कड़ा प्रहार करवा दिया, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या करेंगे। हाँ, लोगों ने मारा उन्हें, मार तक सही। मुझे ऐसा लगता है, फील हो रहा है यार कि कहीं ना कहीं हमारे जो शंकर पुरंदांबेकर जी जो है वह इन दोनों के साहित्य के कगार में खड़े हैं। कभी वो कबीरदास जी बनकर नजर आते हैं तो कभी वो प्रेमचंद जी बनकर नजर आते हैं। कभी उन्होंने कबीरदास जी बनकर कड़ा प्रहार करवा दिया, कभी उन्होंने प्रेमचंद जी जैसे समस्याओं को उठाकर उन्होंने अपने कहानी अपनी रचनाओं में लिखवा दिया, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो व्यंग्यात्मक रचना हो। इस प्रकार दोनों की जो अभिव्यक्ति है, दोनों का जो व्यक्तित्व है, उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। और अगली है, यहां तक क्लियर हुआ बच्चों आप सभी लोगों को? किसी को जी कोई मैम। किसी को कोई सवाल तो नहीं है? आगे बढ़ना है। 19 जंगल में अब चलते हैं। अब तक तो हम राजनीति का दौर चल चल रहा था, अब हम लोग चलते हैं जंगल में। अब क्या है इसमें? तो सन 2004 को राधा कृष्ण प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित व्यंग संकलन है। इस संकलन में 125 रचनाएं संग्रहित है। पूर्ण तांबेकर जी की व्यंग की अवधारणा, परिभाषा, पुष्टि प्रस्तुत संग्रह द्वारा प्रस्तुत चित्रित होती है। कविता जी आप हो सके बेटा, कौन ले रहा है इसे? कविता जी लेती है ना? स्क्रीनशॉट लेती है बच्ची आप? कविता जी, कविता जी। जी मैम। हाँ आप जी लेते हो। मैम। हाँ जी बेटा, आप लेते हो तो आप एक काम कीजिएगा, लास्ट लेक्चर का आप एक फोटो ले लीजिएगा, या जंगल में या पेज नंबर 96 जो है उसे भी याद कर लीजिएगा, या इसका इसी का एक शॉर्ट निकाल ओके के। मैम। हाँ, क्योंकि क्या होता है फिर नेक्स्ट वीक में हम क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, ये याद नहीं रहता। छुट्टी लगेगी, सभी को बार बार सूचित करवा रहे हैं कि कई बच्चों ने हमें पूछा था, मैडम जी छुट्टी लगेगी क्या, छुट्टी का अनाउंसमेंट आ गया है, लेकिन बार बार बता रहे आपका एक्स्ट्रा लेक्चर होगा। आज का लेक्चर करना है या नहीं करना है? इसके बाद का करना है मैम। करना है। सब लोग रेडी हो? जी जी मैडम। मैम। ओके ठीक है, बनवा देंगे लिंक और छोड़ देंगे आप लोगों तक, कोई बात नहीं। तो ये इसे यहाँ तक आए हुए हैं, आप लोग याद रखिएगा कि जंगल में यह रचना क्या है। 2004 में राधा कृष्ण प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित व्यंग संकलन। इस संकलन में 125 रचनाएं और पूर्ण तांबेकर जी की व्यंग की अवधारणा, परिभाषा की पुष्टि यहाँ पर प्रस्तुत संग्रह में होती है। इस संग्रह की प्रथम रचना जंगल में है तो अंतिम में जलगांव में है। देखिए कितना प्यारा उन्होंने बताया कि जैसे जंगल में, तो दूसरी ओर उन्होंने क्या बताया, मैं जलगांव में। एक और जंगल की बात, दूसरी ओर जलगांव की बात। तो शीर्षकीय रचना आम आदमी के आत्मसमर्पण की भावना को अभिव्यक्त करती है। 8 खंडों की श्रृंखला के अन्य संग्रह की तरह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक, प्रशासनिक विसंगतियों पर व्यंग करती है। कितनी बार, मतलब राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, शैक्षणिक है, साहित्यिक है और प्रशासनिक, एक भी कोना उन्होंने नहीं छोड़ा दोस्तों, एक भी कोना उन्होंने नहीं छोड़ा। मतलब हर जगह पर उन्होंने विसंगति दिखाई दी और हर जगह पर अंतरराष्ट्रीय मसलों पर टिका व्यंग जो पाठकों को अत्यंत आकर्षित करता है। दो मुहा नेताओं के कारण आम आदमी बगावत करता है, राजा काला है, गोलमेज बैठक, पर ब्रह्म का भेष, इस प्रकार की तमाम ऐसी रचनाएं उनके द्वारा